हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। डे स्टूडेंट, हम लोग बहुत ही खुशी के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग को। और केमिकल बॉन्डिंग डियर स्टूडेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको जानने के बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा एक पार्ट है केमिस्ट्री का, जहाँ पे आप इसे कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। इस केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग दो एटम्स के बीच का बॉन्ड डिनोट करता है और बताता है कि कैसे एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कंपाउंड कैसे बनता है। इसका ये बेसिक यहाँ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसका रिएक्शन एक पर एक हम लोग समझेंगे, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन इसमें समझेंगे पहले, फिर समझेंगे रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड और फिर आयनिक बॉन्ड। तो हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, देन वी स्टार्टिंग दिस इंट्रोडक्शन दिस चैप्टर। तो हम लोग इसको समझें। नेचर इज एसोसिएटेड विथ इन्यूमरेबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सैकड़ों टाइप के, हंड्रेड्स एंड मिलियंस टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे सराउंडिंग्स में है। इवन कि हमारे बॉडी में थाउजेंड्स एंड करोड्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं पर डे, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। एक बेस्ट एग्जांपल है दूध से दही बनना, कर्ड मेकिंग। ये एग्जांपल है आपका केमिकल रिएक्शन का। ओके, और भी एग्जांपल है आपको दिखा दें तो ब्रियोर फॉर्मेशन यानी शराब बनाना, विस्की, ब्रांडी, रम एंड फूड स्टफ्स, बहुत सारे स्टफ्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग में इतना चीज़ तो समझ में आ गया कि कितने सारे रिएक्शन हमारे चारों तरफ हो रहे हैं और होते रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमको समझना है इस इंट्रोडक्शन में, अ केमिकल रिएक्शन involve change in molecular composition of a substance। Then ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो किसी भी सब्सटेंस के मोलिकुलर कंपोजिशन में चेंजेस लाते हैं। जैसे कि अगर केमिकल रिएक्शन देखें तो मिल्क में एक रिएक्शन होगा तो उसमें उसका मोलिकुलर कंपोजिशन में चेंजेस आएगा और वो चेंज क्या हो जाएगा, कर्ड में हो जाएगा, ठीक है। देन it has been established that atom is the smallest particle of matter which take part in a chemical reaction, ठीक है। then ये देखा गया, ये established किया गया कि माइक्रोबायोलॉजी या किसी भी बड़े केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शन में देखा गया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम लोग एटम बोलते हैं वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। ओके, तो आपको इतना बात तो समझ में आ गया कि बेसिक लेवल पर एटम ही रिएक्शन में टेक्स पार्ट लेते हैं यानी भाग लेते हैं। वेल, द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट constituent particle of matter which has an independent existence and which represent the properties of respective element और compound। देखिए, मॉलिक्यूल्स जो होता है किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स, देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है जो स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा गया, लेकिन वी नो डैट कि एटम्स जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। यूनिट है, यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी मैटर कह लीजिए अच्छा रहेगा। एनी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं वो है एटम, बट यहाँ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में बात हो रहा है। सो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और साथ ही साथ वो एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने का कैपेसिटी रखता है। ओके, और उसका जो प्रॉपर्टीज होगा मैटर के एक कंस्टिट्यूएंट
दैट इज मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टी होगा वो पूरे मैटर का प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, या कह लीजिए एक मॉलिक्यूल्स का जो प्रॉपर्टीज होगा वो पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होगा। ओके, तो इतनी तो बात समझ में आई। देन नेक्स्ट हम समझते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन नेचर हैव बीन फाउंड टू एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। देखिए हमारे जितने भी नेचर में एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ यानी मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं वो अकेला नहीं होते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर वो एक साथ रहते हैं। ओके, हाउएवर, इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। हाउएवर देयर आर सम एटम्स which have independent existence and are considered to be highly stable atom। ओके, कि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे नेचर्स में कुछ ऐसे एटम्स है जिसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो अकेले भी पाए जाते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो किसी के साथ नहीं होते हैं, वो अकेले नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, the next is except those of a few elements, atoms of most of the elements have inherent tendency to combine to form molecules। देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स को छोड़कर, ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स के पास एक टेंडेंसी होता है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके वह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे। और वाई मॉलिक्यूल्स फॉर्म वी टॉक लेटर, ठीक है, हम लोग बाद में इस पर बात करेंगे। ठीक, द कंबाइनिंग एटम में बिलोंग टू द सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स। कहने का मतलब है जो एलिमेंट्स के एटम्स है वो कंबाइन करता है सेम एलिमेंट के साथ और दूसरे एलिमेंट के साथ भी उसे कंबाइन करना है टू फॉर्म टू गेन देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो एक ही एलिमेंट के तरह दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, नहीं तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ वो कंबाइन करेगा। ओके, द नेक्स्ट इज विद इन द molecules the atoms are held together by attractive force। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स जो होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा बाउंडेड होते हैं, यानी फोर्स के द्वारा कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, द कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन and the energy changes involved in the chemical bond formation are some aspects of study of chemical bonding। देखिए हमारे इस केमिकल बॉन्डिंग में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है, कुछ पहलू है जिसको लेकर हमारे पूरे ये केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन करना है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं उसको समझे। कंडीशन है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, एंड नेक्स्ट इज एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे बट ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको लेकर चलेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। वी आर गोइंग टू डिस्कशन ऑन कि क्या रीज़न है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होने का। ठीक है, तो उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन स्टार्टिंग, नोबल गैस आर मोनोएटॉमिक। नोबल गैस जो होते हैं वो मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक कहने का मतलब वो अकेले रहते हैं, वो एक ही एटम के फॉर्म में रहते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहते हैं। वेल, द नेक्स्ट इज दे डू नॉट कंबाइन इधर with their own atom और atoms of other substances। वो क्या होता है कि वो अपने तरह के दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है और दूसरे तरह के एलिमेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ओके, these are the
unique gases having 8 electrons except helium in their respective valence shell and their configuration is called octet configuration. एंड इसके पास जो यूनिक प्रॉपर्टीज होता है, इस यूनिक गैस के साथ यूनिक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं, ठीक है, हीलियम को छोड़कर, और इसे कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इसको बोलते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और इस ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के पास काफ़ी स्टेबिलिटी होती है और ये ऑक्टेट वैलेंस सेल में होने के कारण ये और रिएक्शन करने का कैपेसिटी नहीं रखता है, और कैपेसिटी नहीं रखता है यानी कि वो स्टेबल फील करता है और रिएक्शन नहीं करता है, और इसी तरह हर एटम चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, ठीक। तो हीलियम हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एज इट हैज़ ओनली 1 मेन एनर्जी लेवल, ओके। हीलियम जो होता है उसके पास एक एनर्जी लेवल होता है और 2 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वो डुएट फॉलो करता है, डुएट यानी डुप्लेट फॉलो करता है और वह उसी में स्टेबल फील करता है और रिएक्शन नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट है कि दिस इज कॉल्ड डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन और इसे बोलते हैं हम लोग डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस except noble gases, atoms of all other elements have 1 to 7 electrons in their valence shell। देखिए, नोबल गैसेस को छोड़कर बाकी सभी जो एलिमेंट्स के एटम होंगे उसमें 1 से 7 तक उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 7 तक होंगे, तभी वो चाहेगा कि वह 8 कंप्लीट करके ऑक्टेट हो जाए और स्टेबिलिटी गेन कर ले, ठीक है। तो स्टेबल हो जाएगा तो फिर रिएक्शन नहीं करेगा नेक्स्ट में, और इसी स्टेबिलिटी के कारण केमिकल रिएक्शन होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन्वॉल्व होते हैं और बॉन्ड बन जाते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज द ऑक्टेट ऑफ नोबल gases and their pair of electrons in helium are so stable that atoms of other elements so strive to attain the same electronic configuration to become stable। देखिए, ऑक्टेट जो नोबल गैसेस का है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम का है, जो बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्टेबल फॉर्म है। सो इसी तरह से स्टेबल होने के लिए दूसरा एलिमेंट के एटम ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, उसे पाना चाहता है, ठीक, ओके। देन नेक्स्ट हम समझते हैं कि अंत में कि रीज़न क्या है। अंत में रीज़न समझ में आ जाएगा, इतना तो आपको समझ में आया कि क्या क्या इसमें मेन यानी कोर कंसेप्ट है, एंड लास्टली आपको इतना समझ में आ जाएगा, मैं बताता हूँ कि रीज़न आपको पता चल जाएगा। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस अर्ज, इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने को अर्ज को यानी कंप्लीट करने की टेंडेंसी को जब पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो एटम्स यूनाइट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स एक से अधिक आते हैं और उस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके मॉलिक्यूल बना देते हैं। देयर इलेक्ट्रॉन गेट रीअरेंज एंड अ बॉन्ड सेट टू बी फॉर्म, और 2 से अधिक या 1 से अधिक एटम्स आते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और एटम आते हैं तो होता क्या उसके साथ, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रीअरेंज होते हैं, रीअरेंज होकर उसके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके साथ शेयर करके ऑक्टेट पूरा कराते हैं। जिसका डुएट पुराना होता है उसको डुएट पुरा दिया जाता है। इस तरह से स्टेबल हो जाता है तो वहाँ बॉन्ड बन जाता है, मॉलिक्यूल्स भी बन जाता है, ठीक, ओके। देन नेक्स्ट, ड्यूरिंग द formation of the bond, energy of the participating atoms get reduced and thereby the molecules becomes stable। देखिए, जब बॉन्ड बनता है उसके दौरान एनर्जी
होता है वो घट जाता है। एटम का एनर्जी होता है तो बाद में वो जो मॉलिक्यूल बनता है तो उसके जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि एटॉमिक फॉर्म में जो रहता है कोई भी एटम, उसके पास जो एनर्जी होता है वो घट कर स्टेबल फॉर्म में जाता है तो वो बहुत कम हो जाता है। एक स्टेबिलिटी का मैं मतलब समझाता हूँ। हमारे केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि रिएक्शन नहीं करना, यानी कि नोबल गैस अटेन कर लेना, इनर्ट हो जाना। और एक और होता है कि वो एनर्जी लूज़ कर देना। यानी कि अगर देखें तो दो मतलब निकलता है केमिस्ट्री में। एक तो होता है स्टेबल का मतलब कि एनर्जी कम हो जाना, पहला मतलब है इनर्ट हो जाना, अनरिएक्टिव, ठीक है। दूसरा मतलब हो जाता है कि एनर्जी लूज हो जाना। कैसे? एनर्जी कम हो जाना, एनर्जी लेस, ठीक। तो एनर्जी लेस हो जाना कैसे? जैसे देखिए, जब कोई भी इंसान जीवित रहता है तो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, उसके पास काम करने की शक्ति होता है, उसके पास प्रॉपर्टीज़ होता है और एनर्जी भी होता है। जैसे ही वो डेड कर जाता है उसके पास वो सारे कैपेसिटी लॉस हो जाता है, तो वो क्या होता है? स्टेबल होता है। तो स्टेबल फॉर्म में कोई भी काम नहीं कर रहा है, यानी एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, एनर्जी नहीं है। जो वो जिंदा रहता है, लाइव रहता है, उसके साथ जो एनर्जी होता है वो डेड करने के बाद नहीं होता है। तो इस तरह से एनर्जी को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं और स्टेबिलिटी को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब बॉन्ड बन जाता है तो एटॉमिक फॉर्म में जो रहता है एनर्जी उससे कम मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो जाता है। वही बात कहा जाता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी पार्टिसिपेटिंग एटम्स गेट रिड्यूस। जो एनर्जी रहता है पार्टिसिपेटिंग एटम का वो घट जाता है, देयर बाय द मॉलिक्यूल्स बिकम स्टेबल। उसके साथ ही उसके पास एनर्जी घट जाता है मॉलिक्यूल के पास। एंड हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कौन कौन से टाइप के हमारे सराउंडिंग में बॉन्ड दिखते हैं और पाए जाते हैं उसको समझ लें। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, 4 टाइप के हैं और ये चारों के चारों हम लोग देख सकते हैं। कुछ ऐसे बॉन्ड इसमें डिस्कशन नहीं की गई थी लेकिन वो भी बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, मेटालिक बॉन्ड है, किसके किसके बीच है? मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच है। हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड रहते हैं। फिर यहाँ देखिए आयनिक बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के कारण होता है। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड यहाँ दिखाया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग समझे आयनिक बॉन्ड के कंसेप्ट को। ओके, अ केमिकल bond is formed between two atoms by complete transfer of one or more electrons from one atom to other as inert gas configuration। देखिए समझिए कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। केमिकल बॉन्ड जो बनता है आयनिक बॉन्ड में वो दो एटम के बीच बनता है, समझे। और उसमें होता क्या है, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट पूरा करके या ऑक्टेट पूरा करने के लिए या इनर्ट होने के लिए एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो भी कंप्लीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। इनर्ट गैस कहने का मतलब है कि जो भी नोबल गैसेस होता है ये अनरिएक्टिव होता है और उसे बोलते हैं अनरिएक्टिव या इनर्ट। समझ में आया? तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू पॉजिटिवली चार्ज आयन टुगेदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब देखिए कि इसमें जब हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किए तो जिस पर से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर एक चार्ज आता है
और जिस पर इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है या जिस पर ट्रांसफ़र किया जाता है उस पर एक अदर टाइप के चार्ज होते हैं, यानी कि दो अपोजिट चार्ज आ जाते हैं। तो उस अपोजिट चार्ज के बीच जब फोर्स लगता है तो एक साथ दोनों बाउंडेड हो जाते हैं और उसी बाउंडेड फॉर्म को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। समझ में आया? तो आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट यही है। अब समझते हैं इसके बीच इस आयनिक बॉन्ड बनने के ड्यूरेशन कौन कौन से इवेंट होता है। ओके, समझें। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, one atom loses electrons, forming positively charged ion called cation, while the other atom gain electrons, forming negatively charged ion called anion। देखिए इसमें हुआ क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ जिस एटम में, वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी रहता है, बेसिकली जिसके पास 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लॉस करता है। एक कंसेप्ट को समझिए, ठीक है, लूज करता है। और जिसके पास 5 से 7 रहता है वो गेन करता है। ये नॉन मेटल होता है Nm, समझिए इससे, और इसको समझिए मेटल। और जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो लॉस कर सकता है और गेन कर सकता है, दोनों कर सकता है। ठीक, तो हम समझे अब फिर से, जब यहाँ बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है एक में और दूसरे में होता है गेन होता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जो एटम, वो कटायन होता है। ठीक है, उसे कटायन कहते हैं। और जनरली वो मेटल के पास टेंडेंसी रहता है, और मेटल के पास जनरली 1 से 3 ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिसे निगेटिवली चार्ज कहते हैं हम लोग, और एनायन भी कहते हैं, वो जनरली नॉन मेटल होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में 5 से 7 होते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया? तो नेक्स्ट, द कटायन एंड एनायन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ESFA, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका फुल फॉर्म है। तो जब अपोजिट चार्ज उसके साथ आया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लगा। ठीक, तो फिर देखें नेक्स्ट में क्या इवेंट हुआ। द रिजल्टिंग कंपाउंड्स फॉर्म आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड, देखिए जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स हुआ उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, आप देखिए इसमें हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरा गेन किया, और इस इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के कारण अपोजिट चार्ज आ गया। और आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज के बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन का फोर्स है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया। तो यह दो आयन जो बने, कटायन और एनायन, वो आपस में एक साथ आ गए, और जब आ गए तो एक तरह का कंपाउंड की फॉर्मेशन हुआ, यानी कंपाउंड की तरह दिखने लगा। और इस तरह से मिलियंस मॉलिक्यूल कह लीजिए या कंपाउंड कह लीजिए आपस में आ जाता है, तो वो आयनिक कंपाउंड से आता है। और कह लीजिए कि वो मिलियंस वो कंपाउंड आ जाते हैं, तो फिर वो केमिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हम लोग केमिकल का कॉन्सेप्ट समझ में ला सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली ये आयनिक कंपाउंड्स भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, जो कि 4 टाइप्स ऑफ हम लोग डिस्कशन किए थे। तो इस तरह से हमारे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग समझे फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये एक आयनिक कंपाउंड है। पोटेशियम क्लोराइड को बनने के लिए कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उसको हम लोग समझ लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, देखिए
ये पहला सेल है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये सबसे अंत में जो सेल है जिसे वैलेंस सेल बोलते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन 1 है। और ये क्या है, 1 से 3 है के बीच में है, 1 से 3 के बीच में है, तो ये मेटल है। और पोटेशियम भी मेटल है, ये डिफाइन दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते हैं। और ये क्या है, क्लोरीन है, और इसके 3 सेल है और वैलेंस सेल में 7 है। ये 5 से 7 है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल है और ये गेन करेगा, और ये क्या करेगा, लॉस करेगा। अब देखिए, गेन और लॉस तो इसके स्टेबिलिटी के बेस पर होता है कि वो कौन सा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। तो पोटेशियम क्या करना चाहता है उसको समझें। पोटेशियम हैज़ टेंडेंसी टू लॉस या लूज कह सकते हैं, लूज इट्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। देखिए, पोटेशियम जो है आपके नियरेस्ट एटॉमिक नंबर होता है उसके आर्गन, जो कि इनर्ट गैस है, ऑक्टेट कंप्लीट है, जो रिएक्शन नहीं करता है, उसके तरह गेन करना चाहता है। ये 18 होता है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है और यह स्टेबल फॉर्म होता है। इसी स्टेबिलिटी को पोटेशियम गेन करना चाहता है, ठीक है। अब क्लोरीन भी इसी के जस्ट बगल में है, ये 18 है, इससे पहले क्लोरीन होता है, इसके बाद 19 में क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक। तो पोटेशियम एक लॉस करके इसके तरफ आ गया और क्लोरीन चाहेगा कि एक हम लोग गेन करके और 18 की तरह हो जाए। तो देखिए क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। वही बात मैंने कहा, आर्गन की तरह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यह स्टेबल हो जाना चाहता है, ठीक। तो आप इसको फिगर के प्रोसेस से समझ सकते हैं, फिगर से समझ सकते हैं केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन को। तो देखिए यहाँ पोटेशियम है, क्लोरीन है, आयनिक बॉन्ड बना, यहाँ आयनिक बॉन्ड पोटेशियम क्लोराइड के, यहाँ Cl है, यहाँ KCl बन गया। और इस तरह से इसका लुक है, इस तरह से अरेंजमेंट है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस इसका कंपाउंड जब आ जाता है तो वही केमिकल आ जाता है। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड और केमिकल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। केमिकल होता क्या है, बेसिकली बॉन्डेड बहुत से मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर मिलियंस ऑफ मिलियंस वो एक तरह का अमाउंट क्रिएट कर देता है, उसको केमिकल बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से वो एक दूसरे के साथ आ जाता है उसे केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और ये बॉन्ड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे हमने आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट समझा था, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे और इस तरह से केमिकल बॉन्ड का हम लोग आगे लेकर चलेंगे और एक तरह से समय आएगा एंड हो जाएगा। तो आज पहला पार्ट एंड किए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस वीडियोस को अच्छे तरह से समझिए और कहीं प्रॉब्लम हो तो अभी से ही पूछना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट में लिखिए, अभी नहीं पूछिएगा तो बाद में भूल जाइएगा। अभी से क्लियर होते चला जाएगा कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा। और ये एक फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन क्लियर कंसेप्ट रहेगा तो आप मेडिकल इंजीनियरिंग तो इसी तरह से निकाल सकते हैं बिना मेहनत से। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वी सपोर्ट यू, अंडरस्टैंड। देन आज के लिए इतना ही। फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियोस को ऑनलाइन ज़्यादा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि इससे हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।